गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सेवन्थ क्लास, जिसमें आज हम सेवन्थ क्लास हिस्ट्री में से 7 चैप्टर रीड कर रहे हैं बेटा। नाम है चैप्टर का जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अब जनजातियाँ क्या हैं, खानाबदोश क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और जो एक जगह रहने वाले समुदाय होते थे उनके बारे में जानेंगे। अध्याय 2 और 3 में 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, मतलब किस तरह नए नए राज्यों का विकास हुआ, नए नए राज्य बने और पुराने राज्य बहुत सारे उनका पतन भी हुआ, विनाश भी हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। मतलब इस उठापटक में कोई चीज़ नई बन रही है, कोई पुरानी खत्म हो रही है, तो इनके बीच में जो कला थी अलग अलग तरह के, वो उनका विकास हुआ, ठीक है। दस्तकारियों का विकास हुआ, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाना, ठीक है। उत्पादक गतिविधियां, मतलब नए नए सामान बनाना, ठीक है। किसी दूसरी चीज़ से, एक चीज़ से दूसरे सामान तैयार करना, वो जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक आता है। राजनीतिक जो मतलब प्रशासनिक काम होता है, सरकार वगैरह, उसमें जो बदलाव आता है। आर्थिक मतलब जो पैसे का हिसाब किताब होता है, ठीक है, पैसे की जो दशा होती है देश की, उसमें बदलाव आना। आगे समझ में। तो सामाजिक मतलब समाज में जो परिवर्तन हुआ था, बदलाव, वो कह रहा है कि पूरे देश में एक समान नहीं था, एक जैसा बदलाव नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए थे। अलग अलग तरह के समाज थे और वो अपने अपने तरीके से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे हो और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। यानी कि इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि जो समाज का विकास हुआ उसमें से कुछ ऐसे समुदाय थे जिनका विकास दूसरों से अलग हुआ, हटके हुआ, तो वो क्यों हुआ वो पढ़ेंगे हम। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। वर्ण मतलब वर्ण के हिसाब से, मतलब 4 वर्ण बने हुए थे। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक शूद्र और एक वो था वैश्य, ठीक है। वर्ण मतलब एक तरह से जाति भी कह सकते हैं। तो जो हमारा देश था, हमारे देश के अंदर जो समाज था, वो काफी समय पहले ही जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम, और ये जो नियम कानून होते थे ना जातियों इनके अंदर, वर्णों के अंदर, समाज के अंदर, वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए जाते थे। ब्राह्मण वो नियम बनाते थे। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। बड़े बड़े राजा भी इन्हीं नियमों को मानते थे जो ब्राह्मणों ने बताए थे, और इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। लेकिन इन नियमों की वजह से क्या हुआ, इन नियमों की वजह से अमीर और गरीब का फासला बढ़ने लगा। लोगों में ये होगा कि इसके पास तो पैसा ही नहीं है, खाने के लिए अनाज ही नहीं है, मतलब ये गरीब हो गया। इसके घर में तो ठाट बाट है पूरे अच्छे से, ठीक है, तीनों टाइम बड़ा अच्छा खाना मिलता है, हाथी घोड़े पे सैर करता है, तो इसका मतलब ये अमीर हो गया। ये फासला बढ़ने लग गया, ये दिक्कत हो गई। दूसरा, आगे, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। जो श्रेणीबद्ध था, मतलब जो श्रेणी बना रखी थी, वो और भी ज्यादा जटिल हो गया, ठीक है। जो अलग अलग श्रेणियां बना रखी थी। आगे अब पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, मतलब बड़े बड़े जो शहर थे उनसे दूर भी एक समाज था जिनका नाम था जनजातीय। अब ये जनजातीय समाज कहाँ था, कैसे था, वो देखिए। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। कहते हैं कि दूसरे समाज, जैसे मैंने ऊपर तो क्या पढ़ा, वर्ण वाले समाज बड़े जातियों में बटे हुए थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, और फिर और जातियां बनती गई आगे आगे, तो ये थे, ठीक है। और ब्राह्मणों के द्वारा इनके नियम बनाए गए थे। लेकिन कुछ और भी ऐसे समुदाय थे, या मतलब समाज था, जो इन सबसे दूर था, लेकिन वो भी मौजूद था। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे कि पूजा पाठ ऐसे, जो ब्राह्मणों ने कहा उनकी बातों को नहीं मानते थे, वो उनके रीति रिवाज अलग थे,
ठीक है, उनका रहन सहन अलग था, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। जैसे हमारे यहाँ असमान है, मतलब कोई ऊंची जाति का कह रहा है, कोई निम्न जाति का, कोई मध्यम जाति का, ऐसे बटे हुए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। तो ऐसे समाज को क्या कहा जाता है? जनजातीय। ठीक है, अब ये जनजातीय समाज कहाँ मिलेगा हमें? ज़्यादातर जंगली एरिया में मिलेगा, वनों के क्षेत्रों के आसपास जो गांव बसे हुए थे वो इन्हीं लोगों के थे। अब देखो, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मतलब जितने भी सदस्य थे ना, ये नहीं कि तुम अलग बिरादरी के हम अलग बिरादरी के, नहीं, वो उनके आपस में संबंध होते थे। कोई चाचा ताऊ मामा फूफा, कुछ ना कुछ एक दूसरे के रिश्ते बंधन बने होते थे उनके। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है? अपनी पड़ा था, मतलब जो फल वगैरह है, जंगलों में सामान होता है, उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और पशुपालक थे, मतलब कुछ पशु पालते थे, कुछ शिकार करते थे और कुछ संग्राहक के रूप में थे। आगे, प्राय वे निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। मतलब क्या करते थे? अब वो ज्यादातर निवास स्थान जहां पर भी रहते थे ना, वहां पे प्राकृतिक संसाधन होते थे। मान लो जानवर भी हैं, शिकार का भी काम हो सकता है, संग्राहक का भी हो सकता है और पशुपालन का, तो इन तीनों को मिला के काम कर देते थे। ठीक है, तीनों तरह के वो काम करते थे, शिकार भी कर लेते थे और पशुपालन भी कर लेते थे, उसके साथ साथ संग्राहक भी थे, तीनों काम करते थे। इन गतिविधियों का मिला जुला रूप हो गया। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। कुछ जनजातियां क्या थी? खानाबदोश। खानाबदोश किसको कहते हैं? वे जनजातियां जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, देखो आज के समय में हम कई बार ये वर्ड प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए, मतलब हम ना एक तरह से दूसरों को गुस्सा दिलाने के लिए या एक तरह से नीचा दिखाने के लिए खानाबदोश कह देते हैं, लेकिन वो एक बुरा वर्ड नहीं है, हमने उसको बुरा बना दिया। ठीक है, खानाबदोश शब्द का मतलब क्या होता है? वो लोग जो एक जगह नहीं रहते, स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे समाज ने देखो इस शब्द को भी एक गंदा शब्द बना के रख दिया है। अब इसको गाली के तौर पे कई बार यूज करने लगे हैं हमारे समाज वाले। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, आगे आगे कहता है, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। मतलब जो जनजातीय समूह थे ना, पूरे के पूरे ग्रुप में रहते थे, वो संयुक्त रूप से, मतलब सभी लोग एकजुट में होकर जमीन के ऊपर, और जो चरागाह क्या होती है? जिसके ऊपर पशुओं की चराई करवाई जाती है, वो स्थान, वो भूमि जिसपे पशुओं को चराया जाता है, उसे चरागाह के बीच इनका बंटवारा करते थे। उनके खुद के रूल रेगुलेशन थे, कोई उनका दूसरी जगह से रूल रेगुलेशन नहीं लेते थे वो। ठीक है, नियम कानून, और उसी के आधार से उनको परिवार में बांट देते थे कि भाई इतनी जमीन इसकी आ जाएगी, इतनी इसका हो जाएगा, ऐसे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, मतलब बहुत सारी ऐसी भी जनजातियां थी जो बहुत बड़ी थी। ठीक है, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगह मतलब जहां हम आम लोग रहना मुश्किल महसूस करते हैं, दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। आगे, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई बार थोड़ा बहुत क्या होता था, जो हमारा जाति विभाजन समाज था ना, हमारा इनसे अलग जनजाति से, और हम अगर शक्तिशाली होते तो उनसे इनके बीच में टकराव हो जाता था, क्योंकि वो दूसरे समाज के लोग थे, वो इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते, इनको दबाने की कोशिश करते, तो इनमें टकराव मतलब झगड़े की स्थिति बन जाती थी। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। मतलब जो अपनी संस्कृति थी, जो प्राचीन संस्कृति, जो बहुत ही अच्छी एक अलग सी संस्कृति थी, उसको बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हुए। देखो, अब जो हमारा समाज था और जो जनजातियों का समाज था, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते थे। ठीक है, टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। धीरे धीरे इन्हीं वजह से, इनके अंदर निर्भरता की वजह से या टकराव की वजह से इनके अंदर बदलाव भी आया। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे जनजातीय लोग कौन थे, मतलब कौन से लोग थे जो जनजातीय होते थे। ठीक है, कैसे कैसे इनका बंटवारा होता था, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज एक तरह से इंट्रोडक्शन और एक फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर का, तो यहाँ तक आपको रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।